पूरे साल का त्योहार होली बीत गई, पर बच्चों गुड्डू और पिंकी को एक भी गुजिया मैसर ना हो सकी। होती भी कैसे, 6 महीने पहले हीरा लाल की नौकरी जो छूट गई थी। होली बीत गई तो एक दिन हीरा लाल की पत्नी, तुम कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? अगर तुम कुछ नहीं करना चाहते तो मुझे ही कुछ करने दो। मुझसे नहीं देखा जाता कि मेरे बच्चे हर चीजों को तरसे। मुकदमा चल रहा है, मेरी नौकरी मिल जाएगी। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है, तुम चिंता क्यों करती हो? पिछले 2 सालों से यही सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। घर के सारे कीमती सामान बिक गए। बच्चे अंग्रेजी मीडियम से निकलकर सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी तुम्हारी अकल ठिकाने नहीं आई। तुम ही बताओ, कौन मुझे काम देगा? मेरी चरित्र पर ही लांछन लग गया है। जब तुमने कुछ किया ही नहीं तो काहे का कलंक? मुकदमा पता नहीं कब तक चलेगा। मैं सोच रहा हूँ चलकर गांव में रहते हैं, थोड़ी बहुत जमीन है, उस पर खेती करके कुछ तो मिलेगा। सारी दुनिया गांव से रोजगार के लिए शहर दौड़ रही है और हम शहर से गांव चले जाएं? कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हो आप? तभी गुड्डू और पिंकी हाथ में एक प्लेट गुजिया लेकर घर में आए। ये क्या है? किसने दिया? माँ, बगल वाली कमला काकी के घर हम खेलने गए थे, वहाँ से लौट रहे थे तब एक साधु बाबा मिले, उन्होंने ही दिया है। नहीं चाहिए हमें किसी की भीख, जा लौटा दे। अरे क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? क्यों लौटा दें? होली में बच्चे तरसते रहे और अब गुजिया मिल रही है। वो साधु पता नहीं कहाँ से भीख मांग कर लाया होगा। माँ, मुझे नहीं जाना लौटाने, तुम ही जाकर लौटाओ। अचानक गुड्डू खड़े खड़े चौंक गया। उसके हाथ बिल्कुल भारी हो गए। वो बैठ गया। अरे क्या हुआ? माँ देखो, इस प्लेट में क्या है? सबने देखा कि उस प्लेट में कुछ सोने के सिक्के रखे हैं। अरे ये क्या? ये तो सोने के सिक्के हैं। वो साधु जो थे वहाँ पे कोई महात्मा थे क्या? जल्दी देखो, बाहर खड़े हैं या चले गए? मुझे क्या पता, अब मैं जाऊं खेलने? हाँ हाँ जा। अजी सुनते हो, तुम ही जाकर देख लो ना, कहीं बाहर बैठे तो नहीं है। हीरा लाल बाहर गया तो वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ पिंकी दोस्तों के साथ भागम भाग खेल रही थी। वो घर में आया तो सच्चे महापुरुष बहते पानी जैसे होते हैं, एक जगह नहीं ठहरते। बात तो सही है तुम्हारी। चलो अभी सुनार के यहाँ ये सिक्के दिखा कर आते हैं। हाँ हाँ चलो, अभी चलते हैं। वो दोनों जब सुनार की दुकान पर गए तो सुनार ने 2 सिक्कों के करीब 30,000 रुपए दिए। उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि ये सब कुछ हमारे साथ ही हो रहा है। चलो बाजार चलकर कुछ सामान खरीद लें, जादुई पैसे हैं, कहीं गायब ना हो जाए। उन्होंने बाजार जाकर बहुत सारा सामान खरीदा। बच्चों के कपड़े लत्ते, राशन, मिठाइयाँ और फल। बच्चे इतना सारा सामान देखकर खुश हो गए। अचानक तारा की नजर उस प्लेट पर पड़ी जिससे गुजिया रखी थी। अरे ये प्लेट हिल क्यों रही है? देखूं तो सही। उसने प्लेट खोलकर देखा तो उसमें फिर से कुछ सिक्के रखे थे। अब हमारी किस्मत खुल गई। कहाँ तो हम दाने दाने को तरस रहे थे और अब हमारे पास ये जादुई गुजिया आ गई। हमें इन पैसों में से कुछ दान भी करना चाहिए। हाँ, शायद इसीलिए उस साधु ने ये जादुई गुजिया हमें दे दी थी। चलो शाम को मंदिर में जाकर दान देकर आते हैं। उन्होंने वैसा ही किया। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई। काफी समय बीत गया। अब उनके पास सब कुछ हो गया था। एक दिन अगर हम जादुई गुजिया से अपने दिल की बात करें और उससे कहें कि हमें मुकदमों में जीत हासिल करवा दे तो कैसा रहेगा? उसी दिन दोपहर को हीरा लाल की कचहरी में सुनवाई थी और वाकई हीरा लाल जीत गया। बरसों का खोया हुआ सम्मान वापस मिल गया। घर आकर तारा, मैं कहता था ना कि मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। मैं मुकदमा जीत गया और मुझे 50 लाख रुपए का मुआवजा भी मिलेगा, साथ में मेरी खोई हुई नौकरी भी। मैंने आज ही तो जादुई गुजिया से कहा था कि हमें जीत हासिल करवा दे और तुम जीत भी गए। तारा, क्या कहती है? नौकरी पर जाऊं
या कुछ और काम करूं? मैं तो यही कहूंगी कि अपना काम शुरू करते हैं। क्यों ना हम गुजिया बनाकर बाजार में बेचें? आखिर गुजिया की वजह से ही हमारे पास इतनी बड़ी खुशी आई है। पैसे मिल जाने पर उन्होंने सबसे पहले एक दुकान खरीद ली और उस पर गुजिया और अन्य तरह की स्पेशल मिठाइयाँ बेचने लगे। जादुई गुजिया के कारण उनकी आय पहले से ही ज्यादा हो गई थी, पर अब उनके घर में पैसों की बारिश होने लगी। अब बच्चे भी बड़े हो गए थे। एक दिन उनकी दुकान पर बहुत भीड़ थी। गुड्डू बैठा था, तभी एक साधु आया। बेटा, मुझे कुछ खाने को दे दो। आगे चलो बाबा, देखते नहीं मैं कितना व्यस्त हूँ। लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। हाँ हाँ ठीक है, आगे बढ़ो, मैंने नहीं पहचाना, जाओ। इतना घमंड। साधु तो आगे बढ़ गया, पर उसके बाद उनकी दुकान पर ग्राहक आने कम हो गए। कई दिन बीत गए, सारी मिठाइयाँ फेंकनी पड़ रही थी। पहले तो उन्होंने बासी मिठाई बेची, पर अब आसपास कानफूसी होनी शुरू हो गई। तब सारी मिठाइयाँ फेंकनी पड़ी। एक दिन अचानक क्या हुआ, हमारी दुकान को इतनी बिक्री हो रही थी, अचानक ग्राहक कहाँ चले गए? माँ, एक दिन एक साधु आया था। वो कुछ खाने को मांग रहा था, लेकिन बहुत भीड़ होने की वजह से हमने उसे भगा दिया। ये सब उसी दिन से हो रहा है। तारा अपना सिर पकड़कर धम से नीचे बैठ गई। तूने ये क्या किया बेवकूफ? हम कब से उस साधु को ढूंढ रहे हैं जिसने 7 साल पहले तुम्हें जादुई गुजिया दी थी। तुमने उसे जाने क्यों दिया? अब तो हम बर्बाद हो जाएंगे। क्या बात कर रही हो माँ? अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उनकी खोज शुरू कर दूंगा। 10 दिन बाद फिर से वही साधु दुकान पर आए। दुकान पर तो मक्खी भिनक रही थी, पर उनके आते ही गुड्डू लपक कर उनके चरणों में गिर गया। महाराज, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं आपको पहचान नहीं पाया। उठो बेटा, मैंने तुम्हें क्षमा किया, पर आगे से कभी इतनी व्यस्तता मत रखना कि अपनी हैसियत भूल जाओ। गुड्डू उनके चरणों में गिर गया। उसके बाद वो हमेशा आगे बढ़ता गया, पर उसने गरीब और दिन दुखियों को मिठाई और गुजिया बांटना नहीं छोड़ा। गुजिया ने उसका जीवन बदल दिया था। भरतपुर नामक गांव में एक पिता रहता था, जिसका इकलौता बेटा रिंकू था। माँ रिंकू को जन्म देते ही चल बसी थी। रिंकू एक नटखट बच्चा था, पर पढ़ने में काफी होशियार था। रिंकू के पिता दिहाड़ी मजदूरी किया करते थे। रिंकू बेटा, जल्दी उठो, स्कूल नहीं जाओगे क्या? उठ रहा हूँ पिताजी, अभी तो सूरज भी नहीं निकला है। बेटा, अच्छे बच्चे हमेशा सूरज निकलने से पहले ही सोकर उठ जाते हैं। ठीक है पिताजी, लीजिए, मैं उठ गया। बहुत बढ़िया, जाओ अब जल्दी से नहाकर आ जाओ, मैं तुम्हारे टिफिन की तैयारी करता हूँ। रिंकू अंगड़ाई लेते लेते नहाने के लिए चला जाता है और रिंकू के पिता उसके लिए टिफिन बनाने लग जाते हैं। रिंकू बेटा, तुम्हारा दूध रोटी तैयार है, जल्दी से खत्म करो, मुझे काम पर निकलना है। yippee, ये दूध रोटी, वाव! अरे हल्ला मत करो और जल्दी खत्म करो इसे, स्कूल भी जाना है। हाँ पिताजी, ये खत्म हो गया, मैं जाता हूँ स्कूल। रिंकू हमेशा ही दूध रोटी खाया करता था। नाश्ते में उसे दूध रोटी बहुत पसंद थी। उसके पिता अपनी दिहाड़ी की कमाई का आधा पैसा रिंकू के लिए दूध पर खर्च किया करते थे। पिता रोज दिन भर मजदूरी करते थे और दिन की जो भी मजदूरी मिलती थी उसमें वापस अपने वक्त दूध लेकर आते थे, क्योंकि रिंकू दूध रोटी ही पसंद करता था। उस समय रोज कुछ और ही हुआ। कहाँ थे इतनी देर? जाओ, आज तुम छुट्टी ही मारो, आज कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। ऐसा मत कहिए मालिक, बेटे का टिफिन बनाने में लेट हो जाता है। अरे ये मेरी समस्या नहीं है, जाओ, आज कुछ काम नहीं है तुम्हारे लिए। मजदूरी के पैसे से ही हर रोज बच्चे के लिए दूध खरीदता हूँ मालिक, रहम करो, आज पैसे नहीं मिले तो बच्चा भूखा ही सो जाएगा। तुम जा रहे हो या धक्के मार के भगाओ यहाँ से तुम्हें? अब क्या होगा, मेरा बेटा रिंकू बिना दूध के रोटी कैसे खाएगा? कैसा बाप जो उसे दूध रोटी भी नहीं खिला सकता।
रिंकू स्कूल जा चुका था और उसके पिता काम से निकाले जा चुके थे। वो वही और काम मांगने निकल जाते हैं ताकि रिंकू के दूध रोटी का इंतजाम कर सके। साहब, कोई काम हो तो दे दो। नहीं है कोई काम, आगे बढ़ो। एक एक करके इसी तरह सभी व्यापारियों और ठेकेदारों ने रिंकू के पापा को काम देने से मना कर दिया। कुछ ने तरस दिखलाकर खाना जरूर खिलाया पर काम नहीं मिला। अब भगवान ही जानेंगे मेरी स्थिति और मेरे बच्चे का पेट भरेंगे। रिंकू के पापा अब घर की तरफ वापस आगे बढ़ गए। वक्त से पहले ही घर पहुंचकर रिंकू के पापा ने रसोई घर में एक अचरज करने वाली घटना को महसूस किया। ये दूध और रोटी कौन रख गया है यहाँ? ये तो सुबह से ही खत्म हो गई थी। रिंकू के पापा सोच में पड़ गए कि आखिर बंद घर में कौन आकर दूध और रोटी रख जाएगा। हटाओ, जिसने भी रखा हो, जरूर भगवान ने उसे मेरी तकलीफ देखकर भेजा होगा। आज रात को रिंकू ये दूध रोटी खा लेगा। रिंकू स्कूल से आ चुका था। उस किचन में रखी हुई दूध रोटी खाई और पढ़ाई करके सोने चला गया। पिताजी, आज की दूध रोटी में बेहद अपनापन सा स्वाद था। बेटा, तुम्हारी मम्मी ने बनाया होगा, ये समझ लो। हाँ पिताजी, अगर आज माँ होती तो बिल्कुल ऐसे ही मुझे रोटी बनाकर खिलाती। अच्छा ठीक है, अब सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है। ठीक है पिताजी। अगले दिन फिर वही कहानी दोहराई गई। रिंकू के पिताजी काम पर तो निकले लेकिन कहीं काम नहीं मिल पाया। थक हार कर घर आए तो देखा, अरे ये क्या, आज फिर से किसी ने रसोई में दूध रोटी रख दिया। कौन है जो हमारी मदद कर रहा है? तभी रिंकू के स्कूल से उसके पिता के लिए बुलावा आया था। आप रिंकू के पिताजी हैं? जी हाँ, कोई बात है क्या? हाँ जी, आपको प्रधानाचार्य जी ने बुलाया है। ठीक है, आप चलिए, मैं अभी आता हूँ। रिंकू के पिता स्कूल में जाकर प्रधानाचार्य से मिलते हैं। आप ही हैं रिंकू के पिता? जी मास्टर जी, कोई शिकायत है क्या मेरे बेटे की? अरे नहीं नहीं, आपका बेटा बेहद होशियार है। आज उसने सरकार द्वारा आयोजित एक कठिन प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। फिर क्या हुआ मास्टर जी? मुझे ये बताते हुए बेहद ताजुब हो रही है कि उसने पहली ही बार में उस कठिन परीक्षा को पास तो किया, साथ में मेरिट सूची में भी जगह बना ली है। अब भारत सरकार उसे प्रशिक्षण देकर बाल वैज्ञानिक बनाएगी, जिससे हर महीने उस 25,000 रुपए का भी भत्ता मिलेगा। अपनी अनुमति के लिए मैं यहाँ आपको बुलाया हूँ। रिंकू के पिता के आंखों में खुशी से आंसू छलक पड़े। रिंकू को दूध रोटी बहुत पसंद है मास्टर जी। प्रशिक्षण में उसे मिलेगा ना? बिल्कुल, चिंता मत कीजिए आप। वहाँ रिंकू का पूरा ख्याल सरकार रखेगी और उसका मासिक भत्ता सीधे आपके पास मनी ऑर्डर से पहुंच जाएगा, क्योंकि रिंकू अभी वेतन नहीं ले सकता। जाइए, जल्दी से मिल लीजिए रिंकू से। 1 घंटे में हवाई जहाज से हम निकलने वाले हैं इसे लेकर आइए आप। ले जाइए आप। मैं उससे मिल लिया तो वो जा नहीं पाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे उसका। और फिर रिंकू के पापा वापस चले गए, दूर से अपने बेटे को देखकर। घर वापस जाकर रिंकू के पापा रसोई में रखी दूध रोटी खाते हैं। रोटी को खाते ही वो समझ जाते हैं कि दूध रोटी जरूर रिंकू के माँ ने ही अवतार लेकर बना रखा है। उन्हें रिंकू की गुजर चुकी माँ के हाथ का स्वाद आ गया। तभी रिंकू की माँ प्रकट हो गई। कैसे हो आप रिंकू के पापा? सरला, ये तुम ही हो? हाँ, मैं ही हूँ। आपकी स्थिति पर ठीक नहीं थी, जिसको देखकर ब्राह्मण जी ने मुझे जादुई रोटी देकर यहाँ आप लोग का ख्याल रखने के लिए भेजा है। अच्छा, तो वो दूध रोटी जादुई थी? हाँ, उसमें सरस्वती माता जी का आशीर्वाद भी था। तभी हमारा रिंकू आज प्रतियोगिता में चयनित हुआ है। अब वो एक सफल इंसान बन जाएगा और आपकी भी स्थिति सुधारने लग जाएगा। हाँ, उसकी ही वजह से अब 25,000 रुपए महीना मुझे मनी ऑर्डर मिलेगा। अच्छा, मेरे आने का मकसद पूरा हो गया। मैं चलती हूँ यहाँ से अब। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। और रिंकू की माँ गायब हो गई।
आगे चलकर रिंकू एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन जाता है। उसके पिता को भी बाद में रिंकू ने अपने पास बुलाया। अब रिंकू और उसके पिता का आलीशान और इज्जतदार जीवन जी रहे हैं। गंगापुर नाम का एक गांव था जहां गौरी अपने पति मोहन और सास सरला के साथ रहा करती थी। उसका पति मोहन एक फैक्ट्री में काम किया करता था। अच्छा, मैं जाता हूँ। आपको मैंने कितनी बार बताया है कि आता हूँ कहना चाहिए, जाता हूँ नहीं। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है। अच्छा ठीक है, आता हूँ मैं। मोहन काम के लिए घर से निकल जाता है। शाम हो जाती है पर वो तो वापस नहीं आता। लेकिन उसके मरने की खबर आ जाती है। हाय राम, ये कैसे हो गया? आज फैक्ट्री में काम करते वक्त उनको एक बिजली का झटका लगा, जिससे उनकी मौत हो गई। हाय मेरा लल्ला। लोग मोहन का अंतिम संस्कार करने में गौरी की मदद करते हैं और फिर चले जाते हैं। इधर मोहन की माँ सरला का रो रो कर बुरा हाल हो रहा होता है। वो गौरी को कोस रही होती है। कितने ही लोगों ने मना किया था कि इस लड़के से अपने बेटे की शादी ना कराओ, पर मेरी मती मारी गई थी। पता नहीं वो कौन सी मनहूस घड़ी थी, ये मेरे घर आई, मेरा बच्चा खा गई डायन। ये आप क्या कह रही है माँ जी? चुप कर। गौरी अपने पति के जाने से पहले ही बहुत दुखी थी। अब सास के ताने सुनकर और ज्यादा दुखी हो जाती है। उधर सरला रोते रोते अपनी तबीयत खराब कर लेती है और बेहोश हो जाती है। गौरी डॉक्टर को बुलाकर सरला को दिखाती है और फिर सोचती है, मैं माँ जी को तो कुछ समझा नहीं सकती। फिलहाल मुझे अस्थियां ले जाकर विसर्जित कर देना चाहिए। अरे, आपको क्या हो गया? कई दिन का भूखा हूँ, अब तो लगता है भूख से मर ही जाऊंगा। तभी गौरी को याद आता है कि उसके बैग में कुछ आलू पड़े हुए हैं। वो आलू निकालकर उस भिक्षुक को दे देती है। आलू खाते हुए भिक्षुक उसे उसके रोने की वजह पूछता है तो वो उसे पूरी बात बताती है। तब भिक्षुक कहता है, ऐसा है तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। जाओ, अपने पति की अस्थियां विसर्जन करो, पर थोड़ी सी बचा लेना। ठीक है। गौरी अस्थियां विसर्जित करके थोड़ी सी राख बचा लेती है। भिक्षुक उस राख को लेकर एक आलू के अंदर डालता है और कुछ मंत्र पढ़ता है। उसके मंत्र पढ़ते ही वो आलू एक आदमी बनकर तैयार हो जाता है। अरे, ये तो मेरे पति जैसे लग रहे हैं। हाँ, ये तुम्हारा जादुई आलू का पति है। इसको ले जाओ, और अगर तुम्हारी सास कुछ पूछे तो कह देना कि उन्होंने जरूर एक बुरा सपना देखा होगा। उनका बेटा जिंदा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। आपकी इस कृपा से मेरा जीवन बदल जाएगा। गौरी अपने जादुई आलू के पति को लेकर घर आती है। जब सरला उसे देखकर हैरान रह जाती है, गौरी उसे भिक्षुक की कही बात बता देती है तो सरला भी उस बात को सच मान लेती है और अपने बेटे को गले से लगा लेती है। हे भगवान, मेरी तो जान ही निकल गई थी। बहुत बुरा सपना था बेटा। आप फिक्र ना करो माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। गौरी भी उसे घर में लाकर बहुत खुश थी। अब क्योंकि वो एक जादुई आलू का पति था, इसलिए वो हर काम चुटकी में कर रहा था। चाहे घर के काम हो या बाहर के, खाना बनाना हो या बर्तन धोना, सब कुछ उसके बाएं हाथ का खेल था। अरे भाई, ये मोहन भाई साहब कैसे वापस आ गए? क्या चक्कर है? ये भिक्षुक का वरदान है। इसे तुम मेरा जादुई आलू का पति कह सकती हो। अच्छा, तो ये बात है। अभी पूरे गांव को जाकर ये बात बताती हूँ, वो भी मिर्च मसाला लगाकर। गौरी की वो पड़ोसिन वहाँ से जाती है और पूरे गांव में ये बात फैला देती है कि ये जो इंसान वापस आया है, ये मोहन नहीं बल्कि एक बहरूपिया है, जिसे गौरी अपने मतलब के लिए लाई है। बस फिर क्या था,
लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। ये देखो, अपने नकली पति के साथ घूम रही है। हाँ। अरे चरित्रहीन कहीं की, विधवा होकर एक पराये मर्द के साथ गुलछरे उड़ा रही है। ऐसी बातें सुनकर गौरी को बहुत दुख होता है। वो फौरन वापस अपने घर पहुंचती है। उनके घर में पहुंचते ही सरला शोर मचाना शुरू कर देती है और कहती है, हाय राम गौरी, मुझे नहीं पता था कि तू इतना गिर सकती है। मेरा बेटा मर गया तो तू एक बहरूपिया उठा लाई। ये आपसे किसने कह दिया? पूरा गांव कह रहा है। सरला की बहू, हाय हाय। सरला की बहू, हाय हाय। देख ले, तूने मेरे नाम के साथ क्या किया। ये सब क्या हो रहा है? मैं देखता हूँ। वो जादुई आलू पति बाहर आ जाता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है, पर लोग उसे पत्थर मारने लगते हैं, तो वो सबको हवा में उड़ाकर छोड़ देता है। अरे रुक जाओ, ये मत करो। बचाओ, बचाओ, हमें कोई इस बहरूपिये से बचाओ। ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता, हैवान कहीं का। नहीं माँ जी, ये आप ही का बेटा है। ये लोग इसे परेशान कर रहे हैं, बल्कि ये तो इन सब का मदद करता है। हाँ माँ, गौरी सही कह रही है। एक भिक्षुक महाराज ने मेरी आत्मा इस आलू में डालकर मुझे गौरी का जादुई आलू पति बना दिया, पर मैं वही मोहन हूँ, आपका मोहन। मुझे पहचानिए। अगर ये सच है तो इन लोगों को छोड़ दो, तुझे मेरी कसम। वो उन लोगों को जमीन पर उतार देता है और सब लोग उसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो गौरी। ये पूरी खबर तुम्हारी पड़ोसी ने फैलाई थी गौरी, कि तुम अपनी पति की जगह एक बहरूपिये को लाई हो। हमें माफ कर दो, हमने तुमसे कुछ नहीं पूछा और इसे सच मान लिया। क्या ये सच है? तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे माफ कर दो, मैं बस तुमसे जलती थी इसलिए ऐसा किया। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, मुझे मेरा सबक मिल गया है। गौरी उसे माफ कर देती है और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से गौरी अपनी सास और अपने जादुई आलू के पति के साथ खुशी खुशी रहती है और सबकी मदद भी करती है।